गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अच्छा। और क्या कहते हैं, सत श्री अकाल। आगे। ओके। कल हम क्या देखा हमने कि गांधी जी ने एक मुद्दा जो था, याद हो गए, बहुत बढ़िया। गांधी जी के सारे फैक्ट्स याद हो गए। और इस बार तुम देख रहे हो ना तमन्ना मंडे से, है ना। केसरी मूवी जो है ना मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन वो उधर डायरेक्टली अभी इस फेज से रिलेटेड नहीं है बेटा। करण ने देखी है मूवी, करण अहिरवार, हाँ पहले ही उसने देखी होगी, बहुत से लोगों ने देखी होगी। होता क्या है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी जो है ना वो घोड़े की तरह नहीं हो सकती। इक्का जो है तांगा, जिसको तांगा बोलते हैं, कि उसमें दोनों तरफ ऐसे साइड लगा दिए जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया किया प्रदीप। मार्ले मिंटो एक्ट दरअसल वो शुरुआत है जिससे आखिरकार विभाजन हो गया। ठीक है। केसरी जलियांवाला बाग से रिलेटेड नहीं है विवेक, मेरे ख्याल से केसरी किसी युद्ध से रिलेटेड है, मतलब अफगान वॉर से के आसपास की कोई लड़ाई है। और शायद ये जो केसरी है ये अंग्रेजों की सेना से लड़ रहा है, जैसा मुझे पता था, मैंने देखी नहीं है। बहुत सी थोड़ी सी जगह है हरमीत, बहुत छोटी सी जगह। अच्छा, तुम केसरी 2 की बात कर रहे हो। हाँ, करण की पहली लाइव क्लास है। चलो भाई, अब लाइव ही देखना है ना। केसरी 2 मैं समझ गया, मैं समझ गया विवेक, कावेरी मैं समझ गया। ये एक जो है बेटा ऑरेंज फ्लेवर ड्रिंक है। हाँ, तुम लोग भी पी सकते हो। तमन्ना पूछ रही है आप क्या पी रहे हैं सर। एक ऑरेंज फ्लेवर एनर्जी ड्रिंक है। अक्सर कॉफी पी लेता हूँ, कॉफी थोड़ा सा हार्ड होती है, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती। ब्लैक कॉफी कभी कभी पी लेता हूँ, तो आज मैंने कहा कि आज मैं एनर्जी के लिए कुछ और करूंगा। चलो चलो अभी आ जाओ। बिल्कुल जूनी, इसी बात पर हम लोग अब आने जा रहे हैं। देखो कल हमने क्या देखा कि खिलाफत का जो प्रश्न था, खिलाफत का प्रश्न वो एक राजनीतिक प्रश्न था, है ना। एक राजनीतिक प्रश्न था, सॉरी एक धार्मिक प्रश्न था। एक धर्म से जुड़ा हुआ, एक धर्म से जुड़ा हुआ यानी इस्लाम से जुड़ा हुआ। जो मुस्लिम थे वो खलीफाओं में यकीन करते थे, भले ही खिलाफत को लेकर के बहुत झगड़े रहे हों, लेकिन फिर भी जो स्वयं को खलीफा कहता था मुस्लिम उसको अपना धार्मिक गुरु मानते थे। तो एक धार्मिक प्रश्न था और इसी धार्मिक प्रश्न से निकला खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, जिसके बारे में कल हम लोगों ने देखा कि क्यों खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने क्यों आखिर खिलाफत को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा कि आने वाले 100 वर्षों तक हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का ऐसा अवसर नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने मान लिया। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन यहां से जन्म ले लेता है। लेकिन ये जो चूंकि ये सवाल है और कई सारे बच्चे और खासतौर पर जो स्टूडेंट्स मेंस के हिसाब से पढ़ते हैं उनको ये पता है कि खिलाफत जो है, हाँ बेटा, जो क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा पिया जाता है ये वही वाला ड्रिंक है ना। मुझे आज भी खेलना इतना अच्छा लगता है, मैं अपने बच्चों के साथ में 1 से 1.5 घंटा जरूर खेल लेता हूँ। और क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग भी अपने जो है ना दिन के रूटीन में खुद को फ्रेश करने के लिए आधा 1 घंटा खेला जरूर करो। ठीक है, तो ऐसे ही रहोगे एकदम एनर्जी ड्रिंक पीते हुए खिलाड़ियों की तरह। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत एक धार्मिक प्रश्न जिससे कि एक खिलाफत आंदोलन जन्म ले रहा है। और गांधी जी इस मौके को भुनाना चाहते हैं और वो यहां पर क्या करना चाहते हैं कि खिलाफत के इस प्रश्न को एक बहुत बड़े राजनीतिक प्रश्न से वो जोड़ देना चाहते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़े राजनीतिक प्रश्न से जोड़ देना चाहते हैं। वो राजनीतिक प्रश्न क्या है? उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष। तो गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत के धार्मिक प्रश्न को उठाया, तो उससे एक चीज क्या हो गई कि मुसलमान जो हैं वो अभी एक धार्मिक प्रश्न के बहाने ही सही लेकिन आंदोलित हो गए। अब वो तैयार हैं, ठीक है, कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और यहां पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन। और इस असहयोग आंदोलन के अंदर ये तुम लोग बनाते रहना, ये सारे माइंड मैप्स हैं। जब तुम एक बार पढ़ने के बाद दोबारा अपने नोट्स पलटोगे ना तो कहोगे अरे भाई बहुत ही बढ़िया कर लिया, क्या माइंड मैप जितना ही मार्केट में चल रहा है वो सब क्लास के अंदर मेरे नोट्स में है। ठीक, कोई फैक्ट्स के लिए कहीं नहीं भागना, किसी कॉन्सेप्ट एनालिसिस के लिए नहीं भागना, ना माइंड मैप के लिए भागना है। ठीक है, बस मैं ये कहता हूं कि एक मटेरियल इसके साथ लगाना, क्योंकि ये मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं, वरना मैं कहूं अरे ऐसा आएगा इसी क्लास के अंदर से कहीं नहीं जाना है आपको, ये वाला काम नहीं करना है। सीधी बात, नो बकवास। तो यहां से क्या गांधी जी ने खड़ा कर दिया, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। और ये असहयोग आंदोलन का जो सबसे बड़ी खूबी है कि वो एक राजनीतिक प्रश्न है। राजनीतिक प्रश्न है यानी राजनीतिक मामला है। और वो राजनीतिक मामला क्या है? उपनिवेशवाद का विरोध। ठीक है, उपनिवेशवाद का विरोध। तो यहां पर दरअसल गांधी जी क्या समझ रहे थे, खिलाफत असहयोग का एक बहाना लिया और असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। तो ये ट्विन मूवमेंट्स हैं, जुड़वा मूवमेंट है। ठीक है, हसन अभी कोई फैक्ट शीट नहीं दी है बेटा, अभी तो यही है। ये जुड़वा मूवमेंट है। और ये जुड़वा मूवमेंट क्या है?
एक तरफ खिलाफत शुरू हुआ, थोड़े दिन में गांधी जी ने खिलाफत के अंदर असहयोग का प्रस्ताव रखा और फिर असहयोग का एक बड़ा आंदोलन भी छेड़ दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या हम देख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बात है कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना, यह प्रयास है। दूसरी चीज क्या कर रहे हैं कि उपनिवेशवाद का विरोध करने का अवसर देख रहे हैं। इस लिहाज से असहयोग आंदोलन पहला अखिल भारतीय गांधीवादी आंदोलन बन जाएगा। ठीक है, रौलट एक्ट जो था वो किसी मुद्दे पर आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी ने उसका नेतृत्व कर दिया। इस आंदोलन का निर्माण गांधी जी कर रहे हैं, धीरे 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 उसका निर्माण गांधी जी कर रहे हैं। तो गांधी जी चाहते थे हिंदू मुस्लिमों की एकता स्थापित हो जाए और जो पूरी लड़ाई है अंग्रेजों के खिलाफ, वो लड़ाई हम जो है साथ मिलकर के लड़े। तो जरा लिखो, कल जो हेडिंग डाली थी उसी के आगे हेडिंग डालो। सबसे पहले खिलाफत पहले शुरू हो गया था अमित और हसन। अभी फैक्ट शीट कहां पर दी है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अब तो फैक्ट शीट तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहीं नहीं कुछ नहीं देता हूं, मैं क्लास पढ़ाता हूं और क्लास पढ़ाने के बाद में अगली क्लास पढ़ाता हूं। बीच का जो टेक्निकल काम होता है बेटा वो तुम इस पे लिखो, हमारी टेक्निकल टीम उसको देख रही होगी कि फैक्ट शीट अगर कोई बाद में आपको मिलते हैं तो उन्होंने कहां डाले हैं वो आपको बताएंगे। चलो लिखो, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। ठीक, पहला पॉइंट लिखो, गांधी जी ने 1919 के गांधी जी ने 1919 के इस पर ज्ञानेश अलग से बात करनी है। हसन मुझे थोड़ा सा बताओ बेटा, कल आपने कहा था, क्या कहा था, कोई फैक्ट शीट देने को कहा था? नहीं, मुझे तो नहीं ध्यान है। देखो, गांधी जी ने 1919 के अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में अंग्रेजों से असहयोग का प्रस्ताव रखा था। अंग्रेजों से असहयोग का प्रस्ताव रखा था। जून 1920 में इलाहाबाद में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ। सारी पार्टियां बैठ गई, कांग्रेस तो थी, ठीक है, खिलाफत के लोग भी बैठे थे, तो फिर मुस्लिम लीग भी उसके अंदर बैठी और कुछ अन्य दल भी बैठे। ठीक है, सब एक साथ, तो सर्वदलीय बैठक यानी सभी दलों की बैठक। इलाहाबाद में सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ और असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत उन्हीं का बोला था बेटा। तो वो तुमको पीडीएफ मिली होगी, है ना हसन, वो तुमको पीडीएफ मिली ही होगी। ठीक है, असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत का निर्णय लिया गया। अब ये दोनों चीजें आपको फैक्ट्स के हिसाब से महत्वपूर्ण रखनी है। सर्वदलीय बैठक कहां हुई? इलाहाबाद में हुई। तो इलाहाबाद में जैसे मैं मार्क कर देता हूं ना, ऐसे करके ऐसे मार्क कर लो ताकि तुमको ध्यान रहे कि इसको हमें याद रखना है। ठीक है, 1920, जून 1920। उसके बाद लिखो, अच्छा तो मैं आज देखता हूं बेटा, मैं बोल देता हूं, ठीक है, मैं देखता हूं, क्योंकि मुझे तो यही पता है बच्चा कि ये तुम लोगों को रोज मिल जाती है। मैं पूछता हूं कि अगर रोज नहीं मिल रही तो मैं इंश्योर करूंगा कि रोज मिले। ठीक है, क्योंकि वो मिलना बहुत जरूरी। चलो अब पढ़ लो थोड़ा सा। लिखो अगला, अगली बात। हाँ, मैं ये समझा रहा था कि देखो, इलाहाबाद में बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक। सीधे पूछ लेंगे, असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत का निर्णय लेने वाली सर्वदलीय बैठक निम्न में से किन नगरों में आयोजित हुई? तो इलाहाबाद में हुई। दिल्ली में कंफ्यूज नहीं होना। दिल्ली में क्या हुआ था? ऑल इंडिया खिलाफत आंदोलन की जो है बैठक हुई थी। ये सब चीजें छोटी छोटी दिमाग में आपको रखनी है। इसके बाद लिखो, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन छेड़ दिया गया। मिल जाती है, चलो एक आध दिन कुछ गड़बड़ हुई होगी, कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा। 1 अगस्त 1920 को सहयोग आंदोलन छेड़ दिया गया। अब इस दिन देखो बड़ी महत्वपूर्ण बात हो गई है, आज आंदोलन छेड़ा जाने वाला है और 1 अगस्त 1920 को सवेरे लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई। लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई। इतने बड़े नेता, और असहयोग आंदोलन जो है ना उसमें बड़ी उनकी दिलचस्पी थी, लेकिन तबीयत लगातार तिलक की खराब होती चली जा रही थी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अगला फैक्ट लिखो, 1 अगस्त की सुबह ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई। गांधी जी ने उनकी स्मृति में उनकी
स्मृति में तिलक स्वराज कोष, तिलक स्वराज कोष की स्थापना की। तिलक स्वराज कोष की स्थापना की। अब अगला फैक्ट देखो, फिर इंपॉर्टेंट। हमने क्या देखा, खिलाफत सम्मेलन हुआ, वहां असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कहा कि छेड़ेंगे, उन्होंने कहा छेड़िए। अब क्या हुआ, सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में कहा गया कि असहयोग आंदोलन छेड़िए, छेड़ दिया गया 1 अगस्त को। लेकिन कांग्रेस का काम करने का अपना तरीका था, और वो जो तरीका था वो क्या था कि हम हर साल अधिवेशन में निर्णय लेंगे। तो अभी कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में निर्णय नहीं लिया है, और इसलिए प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि किस सत्र के अंदर कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी। अगला पॉइंट देखो, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूर कर लिया। अब इंपॉर्टेंट है, अगर प्रश्न आए तो तुम सोचोगे 19 में किया होगा, क्योंकि 20 में तो आंदोलन छेड़ दिया, 20 के आखिर में किया। ध्यान रखना, नागपुर अधिवेशन और बेहद महत्वपूर्ण अधिवेशन है, ठीक है। इससे जुड़ा अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव, फैक्ट कि असहयोग आंदोलन का प्रपोजल या प्रस्ताव अधिवेशन में किसने रखा। लिखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सीधा सीधा आ जाएगा, और आ जाएगा इसलिए क्योंकि जब हम अभी आगे बढ़ेंगे तो तुम जान जाओगे कंफ्यूजन है, और जो कंफ्यूजन जहां पर होता है यूपीएससी वही खेलती है। सीआर दास बाद में अपनी जो है पार्टी बना लेंगे, स्वराज पार्टी, कांग्रेस से वो जुड़ी रहेगी लेकिन स्वराज पार्टी बना लेंगे। गांधी जी से असहयोग आंदोलन के एक मुद्दे को लेकर उनका मतभेद है, लेकिन वही व्यक्ति है जिन्होंने असहयोग का प्रस्ताव रखा, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन से यूपीएससी खेलती है, हम उससे खेल जाएंगे। लिखो अगला फैक्ट, नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव सीआर दास ने रखा था। सीआर दास ने रखा था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात आपने देख ली। अब देखो जरा एक चीज महत्वपूर्ण, एक और, असहयोग का मतलब क्या है। अब आप कहोगे अरे सर इसका तो हम मतलब जानते हैं, सही बात जानते हैं। असहयोग, इसका संधि विच्छेद कर दो, अ प्लस सहयोग, और हम लोग जानते हैं कि अ लगाने से उसका विलोम बन जाता है, यानी सहयोग नहीं करना है। तो यहां पर गांधी जी ने क्या कहा कि हम सहयोग नहीं करेंगे। एक चीज महत्वपूर्ण कि सहयोग नहीं करेंगे। तुम लोग जानते हो गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह है उसको क्या कहा जाता है, सविनय अवज्ञा। अवज्ञा, अवज्ञा करेंगे, अभी समझ लेना, अवज्ञा करेंगे यानी कानून तोड़ना है भाई अब। और तीसरा जो आंदोलन है वो है भारत छोड़ो। असहयोग अलग बात है, कानून तोड़ना अलग बात है, ठीक है। ये हो गया अंग्रेजों को बाहर निकालना। तो गांधी जी के ये 3 आंदोलन और 3 चरण या 3 उद्देश्य, सरल शब्दों में इसको समझ लो। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि कहीं भी कानून, देखो कानून होता है तो कानून तोड़ा भी जाता है, कई बार तोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि कानून है तो हम अंग्रेजी राज के साथ असहयोग करेंगे, हम उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे, हम उसके स्कूल कॉलेज ये वो सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे, हमें उसके साथ कोऑपरेट नहीं करना किसी भी लेवल पर। तो ये हो गया असहयोग। लेकिन मान लो अगर हम कहें कि अब बहुत हो गया, सहयोग से बात नहीं बन रही है, तो हम क्या करेंगे, हम कानून तोड़ना शुरू कर देंगे। जो कानून वो बनाएगा हम कानून तोड़ना शुरू कर देंगे। ये दूसरा लेवल पहुंच गया। और तीसरी चीज है कि हमको ये कानून चाहिए नहीं, तुम जाओ बेटा बाहर, ठीक है, तुमको हम खदेड़ के बाहर कर देंगे, तो भारत छोड़ो हो गया। तो असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। तो जब हम आगे बढ़े असहयोग पर एक बॉक्स बना लो। ए भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अच्छा आपस की बातें चल रही, आपस की बातें बिल्कुल नहीं होंगी, ठीक है, आपस की बातें नहीं होंगी। कौन सा अटेम्प्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, कोई करे तुम कौन होते हो, ये सब झगड़े यहां मत करो भाई, ठीक। अपनी टीचर की इस ऑनलाइन मजबूरी का फायदा मत उठाओ, हाँ ठीक है। नजरबंद का मतलब ये होता है बेटा कि नजर से बंद कर लिया, एक तो होता है सलाखों में बंद कर दिया, और एक होता है कि नजर बंद कर लिया। आपका जो घर है आपको कह दिया जाएगा कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपने घर ही में आप रहेंगे। तो फिर पुलिस आपके घर के बाहर आकर बैठ जाएगी और आप बाहर नहीं जा सकेंगे। तो पता चला आपकी नजरबंदी है, तो नजरबंदी कर ली यानी आपको हमारी नजर के सामने रहना, आप कहीं जा नहीं सकते, ठीक है। चलो चलो तो लिखो यार, एक बॉक्स बनाओ और उस बॉक्स में लिखो गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन, गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन, 3 अलग रणनीति, 3 अलग रणनीतियों एवं उद्देश्यों को प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं, ठीक है।
डेट तो बेटा लिखाया 1 अगस्त 1920 से आंदोलन शुरू हुआ ना। इन पे तो आगे चलेंगे, जब इन पर आगे चलेंगे तब पढ़ना। 1 अगस्त 1920 को ये छेड़ दिया गया आंदोलन, ठीक है। लिखो, प्रकट करते हैं। असहयोग आंदोलन का अर्थ है अंग्रेजी सरकार से पूरी तरह असहयोग। असहयोग वहीं सविनय अवज्ञा में, वहीं सविनय अवज्ञा में असहयोग से आगे बढ़कर कानून तोड़ना, ठीक है, कानून तोड़ना, ब्रैकेट में लिख लो अवज्ञा, कानून तोड़ना ब्रैकेट में लिख लो अवज्ञा रणनीति बन जाती है। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन, वहीं भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने, भारत छोड़ने पर मजबूर करने पर केंद्रित रणनीति है, केंद्रित रणनीति है। अनुराग श्रीवास्तव, नजरबंदी और जेल में अंतर है बेटा। मान लो हम अपने घर में हैं, अपने सेटअप में हैं, हमने अपना घर अपने ढंग से बनाया है, कोजी कंफर्ट स्पेस है, पढ़ने का कमरा भी है, सोने का कमरा भी है, लैट्रिन बाथरूम खाना पीना सप्लाई वगैरह भी नजरबंदी में आने देते हैं, भूखों नहीं मार देते हैं। आप अपने घर में रहें, आप अपने लॉन में जा सकते हैं, आप अपनी छत पे जा सकते हैं, आप अपनी बालकनी में खड़े होकर के जो है ना चांद को निहार सकते हैं। और जेल क्या होती है? जेल में सश्रम कारावास भी होता है। तो कठोर कारावास सश्रम कारावास दे दिया तो पत्थर तोड़वा रहे हैं धूप में खड़े करके, खेती करवा रहे हैं, फर्नीचर बनवा रहे हैं, खाना पकवा रहे हैं, जेल की सफाई करवा रहे हैं, पखाना धुलवा रहे हैं, और एक छोटी सी बैरक में आप बंद है जहां से ना धूप आती है ना पानी। तो भैया अंतर तो वही है, ठीक है। चलो चलो अब देखो, अगला करो, अगला पॉइंट लिखो। हाँ अगला पॉइंट देखो, है ना, ये हो गया कि ये रणनीति है। अब एक सवाल इस बार यही आ गया, सिंपल, ये पढ़ रहे हो उसी से सवाल बनता है। सवाल क्या आ गया कि असहयोग आंदोलन में निम्न में से कौन से कितने कार्यक्रम शामिल थे, कितने कार्यक्रम शामिल थे। तो आपको बारीकी से इस बात को देख लेना है कि स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार इसमें शामिल है। असहयोग में क्या क्या शामिल है? क्या हम स्कूल और कॉलेज छोड़ देंगे, ये वाले स्कूल कॉलेज छोड़ देंगे। जब स्कूल कॉलेज छोड़ेंगे क्या करेंगे? पढ़ाई छोड़ देंगे ना, स्वदेशी शिक्षा का विकास करेंगे। यानी अंग्रेजों के सरकारी या अंग्रेजी जो स्कूल हैं उनको छोड़कर अपने स्कूलों की स्थापना करेंगे और वहां हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे। तो एक तो विद्यार्थियों से कहा स्कूल कॉलेज छोड़ो और स्वदेशी संस्थानों में आ जाओ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या हुई? अदालतों का बहिष्कार करेंगे। गांधी जी क्या समझ रहे हैं? जितनी चीजें अंग्रेज लेकर आए उन सब चीजों का कहीं ना कहीं विरोध हमको करना चाहिए। जैसे नई जो है न्यायिक प्रणाली, केवल और केवल, हाँ बेटा बॉक्स बंद कर दो, केवल और केवल हम जो है अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था में शोषित होते हैं। पहले क्या होता है, यहां पर 1 मिनट हम बात करेंगे। तमन्ना ने लिखा है कि सर हम लोग उन ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स को नहीं देख सके, मुझे रिग्रेट। मुझे ये बहुत बेटा, ये रिग्रेट बहुत लोगों को है, मुझे भी बहुत रिग्रेट है। लेकिन फ्रीडम फाइटर्स ने कोई अलग काम नहीं किया था। हर समय कुछ ना कुछ जरूरत देश समाज को होती है, तो हम अपनी भूमिका निभा ले तो रिग्रेट खत्म होगा धीरे धीरे। स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करेंगे तो स्वदेशी शिक्षा का विकास करेंगे, स्पष्ट है। अदालतों का बहिष्कार क्यों? दरअसल एक भारत के भीतर, अभी तो तुम लोग जानते हो, ग्राम सभा, क्योंकि उसकी स्थापना कर दी गई ना। अब तो भारत में हमने पंचायती राज को पुनर्स्थापित कर लिया एक हद तक, लेकिन हमने पंचायती राज को अभी भी क्या किया हुआ है, वो हमारे लिए एक तरीके की प्रशासनिक इकाई अधिक बन गया है, शासकीय इकाई अधिक बन गया है, परंतु वो न्यायिक इकाई नहीं है। लेकिन यहां पर क्या था कि ग्राम सभा मूल रूप से जो है ना एक न्यायिक इकाई भी हुआ करता था। और तुम लोगों ने पंच के बारे में सुना होगा, तो पंच परमेश्वर के बारे में भी सुना होगा। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की एक कहानी है, पंच परमेश्वर। तो जो पंच हैं, जो 5 बहुत महत्वपूर्ण बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, उनको जो है गांव के अंदर, ग्राम सभा के अंदर पंच बना दिया जाता था। 2 लोगों में झगड़ा हुआ, दोनों लोगों को कहा गया कि आज पंचायत बैठेगी, और पंचायत सीरीज देखी है ना, तो पंचायत बैठेगी, तो पंचायत बैठ गई। और सही कह रहा, पंचायत सीरीज तो तुम लोगों ने देखी है। तो पंचायत बैठी और पंचायत के अंदर निर्णय हो गया। ये पंचायत और जिस पंचायत की हम बात कर रहे हैं उसमें अंतर है। मैंने क्या कहा, इसको न्यायिक अधिकार है, और इसको अधिकार किसी ने दिया नहीं, समाज ने इसको अधिकार दिया है। तो इनकी कोई परीक्षा नहीं हो रही, यहां कोई वकील नहीं होता, यहां कोई कचहरी नहीं है जहां जाकर के स्टैंप पर ठप्पा लगवाना है, यहां समाज है। 2 लोगों में झगड़ा हुआ, झगड़ा पहुंच गया पंच के पास। पंच ने कहा कि फला फला तारीख को पंचायत बैठेगी। 5 लोग आकर के बैठ गए। कई जगहों पर ऐसा अभी भी चलता है, लेकिन वो अनाधिकारिक रूप से चलता है। इसीलिए होता क्या है, जब खाप पंचायत बैठी तो खाप पंचायतों को लेकर बहुत विवाद छिड़ा कि ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल है, ये भारत में एक न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है। नमक का दरोगा भी बहुत अच्छी कहानी है, बिल्कुल उर्दू से शुरुआत की उन्होंने, हिंदी में भी लिखा है बाद में, और बहुत सारा हिंदी उर्दू में उनका ट्रांसलेशन हुआ है। अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, बिल्कुल बहुत बढ़िया।
तो मैं क्या कह रहा था कि जब खाप पंचायतों का मुद्दा आया तो ये हुआ कि ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल है, भारत में एक न्यायिक व्यवस्था है, तो खाप पंचायत तो न्यायिक व्यवस्था नहीं है, इसे मान्यता क्यों दी जानी चाहिए, ये सवाल उठ गया। और जब ये सवाल उठा तो उसी साल की एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आपके यूपीएससी से जुड़ी हुई, कि एक इंटरव्यू में जो पैनलिस्ट थे जो उसको चेयर कर रहे थे, वो मतलब मेरे लिए मेरे बहुत करीबी हैं, पिता तुल्य, तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि एक लड़की आई, हरियाणा से थी, और हरियाणा से वो आई और हिंदी में उसका इंटरव्यू था, और हम लोगों ने पूछना शुरू किया, चूंकि हिंदी मीडियम से भी रही होगी शायद, तो कुछ हिंदी बोल रही थी, इंग्लिश बोल रही थी, थोड़ी थोड़ी मिक्स्ड। उन्होंने कहा कि खाप पंचायत पे हम लोगों ने उसको पकड़ लिया। ठीक है, खाप पंचायत पे आप भी कमेंट बंद कर दीजिए, लोग बहुत परेशान करते हैं। नहीं बेटा, मैं अपनी मर्जी से बीच बीच में कमेंट ले लेता हूं कुंदन, ठीक है ना। इन लोगों को मैं ये सबक किसी दिन सिखा दूंगा कि अननेसेसरी मैसेजिंग नहीं करनी है, ठीक है। एक आध दिन मैं देख रहा हूं कि ये दूसरी तीसरी बार हुआ है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये सही कह रहा है कुंदन, अननेसेसरी मैसेजेस बहुत ज्यादा परेशान करते हैं उन बच्चों को जो चुपचाप बैठे पढ़ रहे होते हैं, और टीचर को भी इरिटेट करते हैं। ये कुंदन ने जो कहा वो सीरियसली उसको लो, ये उसका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है कि सर कमेंट बंद कर दीजिए। तो मैंने पहले भी कहा है कि या तो मैं कमेंट बंद कर दूंगा और या मैं कमेंट लेना ही छोड़ दूंगा, तो कोई बातचीत रह नहीं जाएगी, इसको ध्यान रखो। खैर, तो वो कहानी क्या है कि इंटरव्यू में ये जो पैनल हेड और पैनलिस्ट हैं, उन्होंने सोचा लड़की हरियाणा से है, खाप पंचायत के लिए क्या बोलेगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है इंटरव्यू के अंदर। तो उसने कहा जैसा होती है तुम्हारी तैयारी कि गलत है और सब जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल है और ये ऐसा नहीं होनी चाहिए, भारत में न्याय प्रणाली है, खाप पंचायत को अधिकार नहीं होनी चाहिए, कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी है, पुरानी जो है ना रूढ़ियों को जिंदा रखने के लिए बनाई गई है, डोमिनेशन है, को वो लड़की जो आर्गुमेंट पर आर्गुमेंट देती चली जा रही है इंटरव्यू में। इसीलिए तुम लोगों को क्या कह रहा हूं, आखिर में जाओगे तो बेटा इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में अगर तुम्हारे अंदर ना बात से बात निकालने की क्षमता नहीं है तो फंस जाओगे। इंटरव्यू में रटा रटाया चीज नहीं होता कोई, ठीक है ना, रटा रटाया चीज नहीं होता। इंटरव्यू प्रेजेंस ऑफ माइंड की चीज, और प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका नॉलेज डोमेन पर निर्भर करता है, कितना नॉलेज है। यहां क्या हो रहा है, उन लोगों ने उसको ग्रिल कर डाला कि भैया खाप पर ये लड़की एक बार तो पॉजिटिव बोल दे, एक बार तो पॉजिटिव बोल दे। नहीं बोल रही है। उन्होंने कहा कि 40 मिनट 45 मिनट तक हम लोग उससे बात कर रहे हैं, वो लड़की नहीं बोल। आखिरकार वो लड़की खींच जाती है ना, खींच जाती है, तो वो कहती है एक देश में दो कानून ना चलने के, सर एक ही चलेगा, एक कानून चलेगा, ये खाप का कानून न चलेगा इस देश के भीतर। अचानक से गुस्सा होकर के बोल जाती है। जैसे ये कहते हैं कि ये जो पैनल चेयर कर रहे थे सर, वो कहते हैं जैसे उसने ये कहा थोड़ा गुस्सा होकर, अरे यार 40-45 मिनट से मुझे खाप पर ही घेरे हुए हो, तो मैं नहीं मतलब वो करूंगी। जैसे उन्होंने कहा, उन लोगों ने ऐसे ताली बजाई, उन्होंने कहा कि मैंने टेबल ठोकी, मैंने कहा बस यही सुनना था तुम्हारे मुंह से। आखिरकार 40 मिनट वो लड़की रजिस्ट करती है, और ये पैनल हेड चाहते हैं कि वो लड़की एक बार ये कह दे कि सर खाप पंचायत ठीक है। और वो लड़की अब आईएएस बनी, और वो आईएएस बनने वाली है, तो उसको क्या लेना चाहिए स्टैंड, ये स्टैंड लेना चाहिए कि एक देश में दो कानून नहीं चलने के। खैर चलो, ये तो हो गया तुम्हारा। अब यहां पे मैं तुमको क्या बता रहा हूं कि ये कार्यक्रम बहुत जरूरी है देखना। तो यहां है ग्राम सभाएं, पंच परमेश्वर है। तो पहले ग्राम सभा चलती थी, मुकदमा हुआ, दोनों पक्ष बैठे, और पंचों ने जो कुछ भी कह दिया वो मानना पड़ेगा, वो आपको मानना पड़ेगा। उसकी सुनवाई सीधे आप अगर आगे जाएंगे तो काजी मुफ्ती के पास में होती थी, या सीधे आपको बादशाह के पास तक जाना पड़ेगा। अंग्रेजों ने वो सब खत्म कर दिया और नई तरीके के जुडिशियल सिस्टम लेके आए जो हमने देखा। तो यहां गांधी जी क्या करें, अदालतों का भी बहिष्कार करो, सिविल सेवाओं का बहिष्कार करो, हर तरीके की जो सिविल सेवाएं सबका बहिष्कार करेंगे, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करो, वहां से इस्तीफा दे दो। अब जब अदालतों का बहिष्कार करेंगे तो पंचायत की स्थापना करेंगे ही करेंगे, ठीक है। पंचायत, इसी पे सीरीज बना दी बाद में तुम्हारे लोगों ने, पंचों के माध्यम से मुकदमों का निस्तारण, इसी पे वो खेल रहे थे यूपीएससी में इस साल के सवाल पर। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार चल ही रहा है, स्वदेशी आंदोलन में भी देखा। विधानमंडल भी छोड़ो, अभी आते हैं इस पे लौट के, खादी का प्रचार प्रसार करेंगे, यानी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे, दोनों आपस में जुड़ गए। अंग्रेजों द्वारा दिए गए पुरस्कारों उपाधियों की वापसी करेंगे, और कर न चुकाने के हम जगह जगह पर आंदोलन करेंगे। विधानमंडल, यानी अंग्रेजों ने जो विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल बनाए, उनका बहिष्कार करना है कि नहीं करना है, इसको लेकर के ही विवाद है। विवाद किसके बीच में, वो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास एक तरफ, कांग्रेस और कांग्रेस के भीतर मतभेद, लेकिन फिर भी यह मान लिया गया, परंतु कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, इसे लिख लेना इसको। तो ये सारी चीजें हैं जो कहा गया कि असहयोग क्या है, असहयोग ये है, ये सब हमको करना है। इसी में गांधी जी ने बोला कि यदि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त नहीं हुआ, और या अगर बहुत ज्यादा दमन हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये देखो, हम क्या करेंगे, हम अगले चरण में प्रवेश कर जाएंगे, असहयोग से सविनय अवज्ञा। अब हम लोगों को मालूम है लगभग 10 साल का गैप है दोनों के बीच में, जब हम पढ़ेंगे तब जान जाएंगे, दोनों आंदोलनों में 10 साल के लगभग का गैप है। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं कि अगर 1 साल के अंदर ये हम जो है स्वराज हासिल नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे, इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिवर्तित कर देंगे, यानी हम कानून को तोड़ना शुरू कर देंगे। और गांधी जी ने यह तैयारी भी कर ली थी कि गुजरात में जो बारडोली है वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। यह भी आपके स्टेटमेंट का हिस्सा है, ठीक है।
अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने देख लिया कि वैसे तो जो नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है और असहयोग आंदोलन में लगभग 10 साल का गैप है, लेकिन यहां ये सवाल कई बच्चे गलत करके चले आए कि अरे ये सर क्या मतलब, ऐसे जिन्होंने हमसे पढ़ाई नहीं की, हमसे पढ़ाई मतलब पीडब्ल्यू लिया इसमें जो नहीं थे, क्योंकि हम लोग तो यहां पर इस चीज को बताते रहे, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 10 साल बाद हुआ था। नहीं, प्लान यही था, लेकिन इसके पहले एक घटना ऐसी घट जाती है कि फिर गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते। अब इसमें हम आगे बढ़े, इसके पहले एक बॉक्स बनाओ जो असहयोग आंदोलन की मंजूरी देने वाला अधिवेशन है वो कौन सा है, नागपुर अधिवेशन। और जो नागपुर अधिवेशन है वो बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन है। कैसे महत्वपूर्ण है उसको जरा देख लो। तो एक बॉक्स बना लो और लिखो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। लिखो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। पहला पॉइंट लिखो, असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी, असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी। एक बार फिर से इसको लिख ही लो ताकि तुमको ध्यान रहे। असहयोग प्रस्ताव सीआर दास ने प्रस्तुत किया, सीआर दास ने प्रस्तुत किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सी विजय राघव चेरियार, सी विजय राघव चेरियार। ठीक है, सी विजय राघव चेरियार। ये महत्वपूर्ण सवाल है। 1920 का अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन है जो केवल असहयोग आंदोलन को मंजूरी देने के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है। एक बहुत बड़ा काम यहां हो गया है, और वो काम क्या हुआ है वो तुम देख लो जरा, इसको हाईलाइट कर देना। कांग्रेस संविधान में संशोधन, कांग्रेस का जो संविधान 1885 में बना था उसमें संशोधन कर दिया किसने, गांधी जी ने। लिखो कांग्रेस संविधान में संशोधन, डैश लगाओ, अगली लाइन से आ जाओ इंडेंट बुलेट पॉइंट पे। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस कार्य समिति। आज भी तुम अखबार पढ़ते होगे, ये जो तुम्हारे जो है विजय राघव चेरियार है, ये उसके अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट कांग्रेस के एक नेता है। कई बार कुछ बहुत बड़े बड़े नेता जो है अध्यक्ष बन जाते हैं, और कभी कभी विजय राघव चेरियार जो है, जो मतलब बहुत नामचीन नेता नहीं है, वो भी अध्यक्ष है। इनको इतना याद रखो कि कौन थे, केवल इतना याद रखो, श्री विजय राघव चेरियार। ठीक है, तो पहले लिखो कांग्रेस कार्य समिति की स्थापना। आज भी तुम लोग अगर कांग्रेस से संबंधित कोई खबर पढ़ते हो तो उसमें अक्सर आता है क्या, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। ये जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई वो क्या है, वो यही है कार्य समिति जो 1920 में कांग्रेस के संविधान संशोधन के बाद गांधी जी ने बनाई थी। लिखो अगला पॉइंट इसमें, कार्य समिति में 15 सदस्यों को, कार्य समिति में 15 सदस्यों को नामित किया जाना था, जो आंदोलन के संबंध में त्वरित निर्णय लेने में समर्थ थे। ठीक है, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी 15 सदस्य, कोई जल्दी से निर्णय लेना है तो पूरा महाधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा, तो क्या किया जाएगा कि कार्य समिति बैठेगी और निर्णय ले लेगी। इसीलिए कार्य समिति ज्यादा फंक्शनल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरीके से काम करती है। ठीक है, दूसरी चीज लिखो, भाषाई आधार पर कांग्रेस की प्रांतीय समितियों का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर, बेलगांव अलग है बेटा, बेलगांव अलग है, वो 1924 का अधिवेशन है, ये नहीं है। भाषाई आधार पर कांग्रेस की प्रांतीय समितियों का पुनर्गठन। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अंग्रेजों ने जो प्रांत बनाए हैं वो अपनी तरीके के बनाए, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस अपने भाषाई आधार पर चिन्हित कर रही है प्रांतों को। ठीक है, तो बंगाल कांग्रेस कमेटी अलग बना लेगी, उड़िया भाषा के आधार पर उड़ीसा कांग्रेस कमेटी का अलग गठन हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से जो गुजरात कांग्रेस कमेटी का अलग गठन हो जाएगा, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी का अलग गठन हो जाएगा। ये अंग्रेजों का प्रांतीय विभाजन नहीं है, ये कांग्रेस कह रही है कि हम भाषा के आधार पर अपनी कमेटियां बनाएंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो है कांग्रेस ने की, गांधी जी ने की। अगला लिखो, कांग्रेस में चवन्निया सदस्यता की शुरुआत। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, चवन्निया सदस्यता। चवन्नी जानते हो तुम लोग? अच्छा बताओ जरा, तुम्हारा क्विज कर ले, ये तुम्हारा सोसाइटी क्विज है। चवन्नी पता है किसी को क्या होता है? देखो मैं टाइम देता हूं फिर ही बताऊंगा, आगे चलूंगा। चवन्नी क्या है भाई,
पहले बताओ फिर मैं आगे बढ़ूं। देखो मैं कितने लोग जानते हैं चवन्नी, इससे क्या पता चला मैं क्या जांचना चाहता हूं ये भी देखो तुम लोग। चलो प्रदीप ने लिखा 50 पैसे, तमन्ना ने कहा 25 पैसे, सलीम फौजिया ठीक है, सबिदा ने 50 पैसे, निधि यस सर 25 पैसे, सोनाली अरे बाप रे बहुत तगड़े से 25 पैसे, उससे तोहफे खरीदे हैं हरमीत 25 पैसे, 25 बस सबको पता है। 15 पैसे नहीं विवेक, 15 पैसा का सिक्का नहीं होता था, 10 का सिक्का होता था और 5 का सिक्का होता था। कभी कभी सोचता हूं बेटा ना, आज पता ही नहीं चलता 500 का नोट कहां आया कहां गया। बिल्कुल सिद्रा, अठन्नी चवन्नी, हाँ अठन्नी चवन्नी। हमारे घर में जो है, हमारे अक्सर ये कह दिया जाता था कि अगर कोई आदमी उसके बच्चे बहुत हैं, बोले भैया बहुत अठन्नी चवन्नी है उनके, छोटे छोटे बच्चे बहुत हैं कि बहुत सारे अठन्नी चवन्नी उन्होंने जोड़ रखे। अठन्नी होती थी 8 आना, चवन्नी होती थी 4 आना, 4 आना यानी 25 पैसा। तो ये जो 25 पैसा वाली सदस्यता है, गांधी जी ने कहा, देखा नहीं होगा तुम लोगों ने, गायत्री देखी नहीं होगी, छोटी सी एकदम चवन्नी होती थी। आज जो 50 पैसा भी पता नहीं गायब हो गया, तो अभी भी मतलब ऑफिशियली जहां तक मुझे पता है शायद 50 पैसा भी बंद नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी 50 पैसा मार्केट से गायब है। 50 पैसे में मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिल रहा भाई। 1 रुपया बेसिक यूनिट बन गया है हमारा। 1 रुपया भी बेसिक यूनिट क्यों बन गया? क्योंकि कुछ टॉफी और चिंगम अभी भी 1 रुपया के आ रहे हैं। तो क्या हुआ, गांधी जी ने ये कहा, गांधी जी ने ये कहा 1/4 रुपया, ऊपर भी किसी बच्चे ने लिखा था 1/4 रुपया, 4 आना 1/4। इसलिए कभी कभी कहते ना भैया 16 आना खरी बात है या 16 आना सच बात है। 4 आना यानी 1/4 और 4 चक्कू 16 यानी 16 आना यानी 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया का चौथाई, ये बढ़िया बताया, ठीक है। पुराने लोगों ने रख रखी होंगी करण वगैरह, जो तुम कह रहे हो करण। तो गांधी जी ने यह कहा कि अभी तक कांग्रेस क्या है, कांग्रेस अभी अमीरों की पार्टी है। अमीरों की पार्टी मतलब है बड़े बड़े वकील हैं एकदम, है ना, जिसको कहते हैं एकदम फुलटुक स्वैग बनाते हुए चल रहे हैं। मोतीलाल नेहरू, CR दास, मतलब देश के सबसे महंगे जो है वकील है। स्वराज भवन, मोतीलाल नेहरू जो सबसे महंगे वकीलों में है देश के। इलाहाबाद में उनका जो घर था, उस आनंद भवन के अंदर, उनका नाम आनंद भवन था, बाद में उसका नाम कांग्रेस का भवन जो है जब वो बन गया तो स्वराज भवन हो गया, और आनंद भवन उन्होंने दान कर दिया। आनंद भवन में उन्होंने अपना एक पर्सनल स्विमिंग पूल बनवाया, ठीक है, पर्सनल स्विमिंग पूल बनवाया, और वो एशिया का पहला जो है पर्सनल स्विमिंग पूल है। आप समझ लीजिए अमीरी। तो जब वो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने आते थे तो क्या करते थे, एक पूरा रेलवे का कोच बुक करवाते थे, और उस रेलवे के कोच में उनका वेटर, उनका नौकर, उनका बावर्ची, ठीक है, उनकी मसाज करने वाला लोगों का स्टाफ चलता था। और यहाँ कांग्रेस के शिविर होते थे, वहां पे बड़े आलीशान टेंट लग जाते थे, खूब बढ़िया बढ़िया। उसमें ये लोग रहते थे शानो शौकत से, कि पता चला शाम हुआ तो बिल्कुल दारू सारू चल रही है, मुर्गा मुर्गा खाया जाएगा, मतलब टाइप से सारा ग्लैमर व्लैमर है। तो अमीर लोग हैं, और ये अमीर लोग जो हैं तो गरीबों से बहुत दूरी है इनकी। गांधी क्या कह रहे हैं कि सामान्य आदमी जो कांग्रेस से जिसकी सिंपैथी है, एक आम किसान, एक आम मजदूर, एक आम शहरी मजदूर, एक खेत मजदूर गांव के अंदर, अगर वो कांग्रेस से जुड़ाव रखता है वो सदस्य कैसे बने? क्योंकि वो कांग्रेस का सदस्य बन नहीं सकता, उसके घर में पैसा नहीं, ठीक है। अठन्नी चवन्नी डबल पैसा, कल्लू के घर में घुसा पैसा, ये बढ़िया कहावत है। तो गांधी जी ने कहा कि 25 पैसे की सदस्यता कांग्रेस की सदस्यता होगी। ये नागपुर अधिवेशन में हुआ। सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि आम लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए 25 पैसे की सदस्यता निम्न में से किस अधिवेशन में जो है इसका प्रावधान किया गया? तो ये हो गया हमारा नागपुर अधिवेशन। तो लिख लिया ना, कांग्रेस के अंदर 54 सदस्यता लागू की गई, जिसका अर्थ था 25 पैसे में कांग्रेस की सदस्यता। अगला लिखो, कांग्रेस को अब संविधानेतर तरीकों से, अभी समझाता हूं, कांग्रेस को अब संविधानेतर तरीकों से परहेज नहीं है। कांग्रेस को संविधानेतर तरीकों से परहेज नहीं है का क्या मतलब हुआ? अभी तक क्या था? संविधान यानी कि जो कि अंग्रेजी राज का कानून है, वैसे ही चल रहा है ना। नरमपंथी दौर से कांग्रेस चल रही है, गरमपंथी दौर में भी कांग्रेस आमतौर पर कानून नहीं तोड़ रही है। क्या कर रहे हैं? किसी नए अधिनियम का विरोध करेंगे, अंग्रेजों के किसी नए निर्णय का विरोध करेंगे, लेकिन कानून नहीं तोड़ेंगे। ये एक सहमति बनी हुई है, ठीक है ना, ये सहमति बनी हुई है। और यहां पर गांधी जी कहते हैं कि नहीं, अब कांग्रेस जो है सहमति से नहीं चलेगी, संवैधानिक तरीकों से नहीं चलेगी। जहां हमें एप्लीकेशन देनी होगी हम दे लेंगे, लेकिन हम तोड़ेंगे कानून। तो संविधानेतर तरीकों से जो है अब परहेज नहीं रखना, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में, हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्थापित किया जाएगा। एलियन बता रहा है, उससे कह दो यूएफओ लेकर के उसी के पास आ जाऊंगा मैं, प्रियांशु। अगला पॉइंट लिखो जो नागपुर अधिवेशन से जो है बहुत जरूरी है उसके बारे में जानना। लिखो,
नागपुर अधिवेशन में हुए संविधान संशोधनों ने कांग्रेस का चरित्र बदल दिया। कांग्रेस का चरित्र बदल दिया। पुरानी पीढ़ी के नेताओं ने कांग्रेस छोड़नी शुरू कर दी। साइमा, जो तुमने लिखा वो हमको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, स्वीकारने में मेरी हिम्मत नहीं होती। गांधी जी की तरह लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस की तरह लगते हैं। बाल कम हो गए यार, ठीक है ना, तो बालों की वजह से थोड़ा संकट जरूर आ गया है। तो मुझे लगता है कि हाँ, नेताजी की तरह लगने के लिए या गांधी जी की तरह लगने के लिए और गंजा होना पड़ेगा। ठीक है, चलो है, छोड़ दी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, अगला पॉइंट लिखो। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया। पूर्ण विराम। उदारवाद के समर्थक तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने 1910 में पहले ही लिबरल फेडरेशन नाम का संगठन बनाया था। अब देखो जरा, लिबरल पार्टी, सॉरी फेडरेशन नहीं, इसको फेडरेशन पार्टी, लिबरल पार्टी बनाई थी। अब ये लोग ये समझ रहे हैं कि गांधी जी जो है ना फ्लावर नहीं फायर है, और ये बात समझ में सबको आ रही है। दक्षिण अफ्रीका से जब वो आए हैं तब भी वो देख रहे हैं, ठीक है, कि भाई दक्षिण अफ्रीका में आदमी कुछ नया करके आया है, कानून वानून तोड़ देता, जेल वेल चला जाता है और डर भी नहीं होता इनके अंदर। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में भी यही हुआ कि उन्होंने देखा कि गांधी जी कुछ नए तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। रौलट एक्ट विरोधी आंदोलन में भी उन्होंने गांधी जी की तेजी देखी, तो इन लोगों को लगने लगा डर, और आखिरकार आते आते नॉन कॉपरेशन या असहयोग आंदोलन के समय तक इन लोगों ने कहा कि नहीं। तो 1920 में बहुत से लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी, ठीक है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पार्टी बनाई। उदारवाद की समर्थक या लिबरल ट्रेडिशन को मानने वाले ये लोगों की तरीके की पार्टी थी, इसीलिए आपने एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू की लिबरल पार्टी के बारे में भी यहीं पर लिख लिया कि वो लोग पहले ही थोड़ा अलग हो चुके हैं। चलो अब देखो जरा, अब होता है असहयोग आंदोलन, छेड़ तो दिया गया, अब हो जाएगा असहयोग आंदोलन का विस्तार। असहयोग आंदोलन का विस्तार। मजेदार बात क्या है कि जब एक आंदोलन का विस्तार होता है तो वो अलग अलग रूपों में होता है, और गांधी जी इतनी छूट पूरे आंदोलन को दे देते हैं कि वो अलग अलग तरीकों से विकसित होता है, अलग अलग तरीकों से विकसित होता है, ठीक है। जैसे आंदोलन चल रहा है, पूरे राष्ट्र में फैल गया, तो बहिष्कार आंदोलन तो फैल गया, बहिष्कार आंदोलन बहुत सफल हुआ, बहुत सारे बच्चों ने अपने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। स्कूल कॉलेज जब छोड़े तो फिर कहां बड़े बड़े कुछ इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, तो स्वदेशी स्कूलों एवं कॉलेजों का यहां पे निर्माण हो जाएगा। और इसमें जो तुम महत्वपूर्ण 4 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो तुमको ध्यान रखने चाहिए। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया। आजकल ऐसा हो गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया या किसी भी जगह की बात करो तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं साहब एंटी नेशनल किस्म के लोग पढ़ते होंगे वहां, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, बॉक्स बंद कर दो बेटा, बॉक्स बंद कर दो। जामिया मिलिया इस्लामिया असहयोग आंदोलन के समय स्थापित हुआ, गांधी जी के प्रभाव में स्थापित हुआ, और जामिया का इतिहास रहा कि अंग्रेजों के खिलाफ 1947 तक तो लड़ता रहा, मुस्लिम लीग और जिन्ना के भी खिलाफ लड़ता रहा जामिया मिलिया इस्लामिया। तो एक जो बड़ा इदारा बना जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन, वो एक यूनिवर्सिटी बना दी, जामिया मिलिया होता है लेकिन इसको लिख लो जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है। इसकी स्थापना कहां हुई थी, कभी हो सकता है ऐसे पूछ ले, क्योंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ब्रैकेट में लिखो अलीगढ़ में स्थापित, बाद में दिल्ली स्थानांतरित, इसके अलावा 3 विद्यापीठ बनती हैं जो इसी समय बनती हैं, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ। इस तरीके से विद्यापीठ बनती हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी बनती है। इसी समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस तुम्हारी तरह आईएएस बन के और फिर बाद में नौकरी छोड़ के देश चले आए, तो इसी समय सुभाष चंद्र बोस
भारत आ जाते हैं और नेशनल कॉलेज याद है ना, स्वदेशी आंदोलन, नेशनल कॉलेज के प्राचार्य बन जाते हैं। तो एंट्री सबकी हो रही धीरे धीरे। मल्टी स्टारर मूवी में गांधी जी तो अभी आए हैं, ठीक है, ऐसा म्यूजिक बजाते हुए बिल्कुल एकदम अंडरटेकर टाइप की एंट्री नहीं बेटा, पहले अलीगढ़, फिर करोल बाग से फिर ओखला, जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। तो क्या है, वल्लभ भाई पटेल आ गए, जेबी कृपलानी आ गए, राजेंद्र प्रसाद आ गए, जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग के समय आ गए, हमारे विलन मोहम्मद अली जिन्ना वो भी आ गए, और अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी एंट्री हो गई। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जबरदस्त जो है ये आंदोलन चल रहा है। इसके साथ साथ ये क्या हो गया, ये शहरों के ज्यादातर आंदोलन हो गए, लेकिन ये आंदोलन तो भैया जा रहा है गांव के अंदर भी। ठीक है, कर ना चुकाने के आंदोलन, कर ना चुकाने के आंदोलन, देश भर में जगह जगह कर नहीं चुकाएंगे इसको लेकर के आंदोलन शुरू हो गया। और यहां से क्या होता है कि जब कर नहीं चुकाने के आंदोलन हुए, इसका मतलब है किसान अब आजादी की लड़ाई में उतर आए। ठीक है, किसान आ गया। उसके अलावा किसानों के अलावा बहुत तरीके के आंदोलन अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो है कानूनों का विरोध शुरू हो गया। ठीक है, कानूनों का विरोध यहां पर शुरू हो गया, और कई जगहों पर तो कानूनों का विरोध ही अपने आप में असहयोग आंदोलन बन गया, कानूनों का विरोध भी हुआ। फिर इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज क्या हुई, खासतौर से पंजाब में इसी समय में सुधार आंदोलन भी जबरदस्त ढंग से शुरू हो गए। सुधार आंदोलन शुरू हो गए, किसान आंदोलन भी हो गए, कर न चुकाने के आंदोलन हो गए, ठीक है, समाज सुधार आंदोलन भी हो गए, और साथ ही साथ ये जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं जाकर के आदिवासी इलाकों तक भी पहुंचा। ठीक है, आदिवासी इलाकों तक भी पहुंच गया। तो यानी कि हमने क्या देखा, अभी तक आंदोलन आदिवासी इलाकों तक पहुंच गए। क्या हुआ, ये क्या देख रहे हैं हम, शहर और शहरों के अंदर छात्र, सरकारी नौकरी करने वाले लोग, इसके अलावा वकील, ठीक है, जो बुद्धिजीवी तबका है, प्रशासन से जुड़ा है, शासन प्रशासन न्याय व्यवस्था से जुड़ा है, शिक्षा से जुड़ा है, वो शहरी वर्ग इसके अंदर आ गया। दूसरा क्या हुआ, उसके साथ किसान जुड़ रहे हैं। तीसरा आदिवासी इलाकों तक पहुंचे, बहुत सारे कानूनों का भी विरोध हो रहा है, और साथ साथ में सुधार आंदोलन। तो एक असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम इतना बड़ा था कि उसमें जो चाहता था वो सारे के सारी चीजें उसके अंदर शामिल हो गई। तो जरा लिखो, असहयोग आंदोलन का विस्तार, असहयोग आंदोलन का विस्तार। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम इतना विस्तृत बनाया था कि समाज के विभिन्न तबके यानी अलग अलग सेक्शंस, है ना, ब्रैकेट में सेक्शंस लिख लेना, विभिन्न तबके ब्रैकेट में लिखो सेक्शंस, इस आंदोलन में शामिल हुए। अपने विस्तार एवं गहराई की दृष्टि से यह सही मायनों में पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इसने न सिर्फ शहरी मध्य वर्ग को प्रभावित किया, आंदोलित किया, इसने न सिर्फ शहरी मध्य वर्ग को आंदोलित किया, बल्कि ग्रामीण किसान कौमा आदिवासी, खेत मजदूर आदि वर्गों को भी आंदोलन के दायरे में खींच लिया। ठीक है, अब जरा लिखो अगला पॉइंट, बहिष्कार आंदोलन असहयोग की
सबसे प्रमुख कार्यवाही थी। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गईं। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गईं, कॉमा, छात्रों ने एवं शिक्षकों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। अभी टॉपिक खत्म कर दूं तब सब कर लूंगा, ठीक है? अभी सब बात हो जाएगी। ये टॉपिक आज का पहले खत्म करते हैं, आखिर में 10 मिनट निकालते हैं, ठीक? दोनों चीजों, प्राची ने भी कुछ पूछा है और सुजीत भी कुछ कह रहा है, उस पर बात करेंगे। जानबूझ के कमेंट्स कभी कभी नहीं देखता हूं, लेकिन ये दोनों चीजों पर बात कर लेंगे, ठीक है? राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई जिनमें जामिया मिलिया इस्लामिया, इस पे तो तुम लोगों ने लिखी था, जिनमें जामिया मिलिया इस्लामिया, कॉमा, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ। बिल्कुल ज्ञानेश, एक तरह से स्वदेशी आंदोलन का विस्तार है, लेकिन इसमें बहुत कुछ नया भी है, बहुत कुछ नया है। गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ प्रमुख हैं। अगला पॉइंट लिखो, कलकत्ता के प्रसिद्ध नेशनल कॉलेज के प्राचार्य सुभाष चंद्र बोस बने। अगला पॉइंट, वकीलों ने अपनी वकालतें छोड़ दी और कई जगहों पर पंचायतों के माध्यम से मामलों का निस्तारण किया जाने लगा, ठीक है? निस्तारण किया जाने लगा। इस आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी अभूतपूर्व रही। इस आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी अभूतपूर्व रही। अभी तक इतनी ज्यादा औरतें कभी सड़क पे नहीं आई थी जितनी असहयोग आंदोलन में आ गई हैं। इसका आखिरी पॉइंट लिखो, फिर कुछ बताऊं। हालांकि विधानमंडलों को लेकर, ये लिखो, हालांकि विधानमंडलों को लेकर कांग्रेस में मतभेद बरकरार रहा कि उनका बहिष्कार करना है कि नहीं करना। इस पर आगे कहानी, इसका सीक्वल बनेगा इस पिक्चर का, इसलिए इसको ध्यान रखना है। चलो, औरतों की भागीदारी, देखो कुछ चीजें जिनको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। बीएचयू तो पहले बन गया बेटा, वो मतलब अलग तरीके की कहानी बीएचयू की है, इसलिए इसमें शामिल नहीं है। मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना, और एनी बेसेंट, राजा दरभंगा, ठीक है, बहुत सारी कहानियां उसमें आके जुड़ती हैं। चलो, शिक्षा की जब बात करेंगे तब बीएचयू की भी बात करेंगे, ठीक, इसलिए उसको छोड़ा हुआ भी है। ओके, स्त्रियों की भागीदारी अभूतपूर्व रही, ठीक है? चलो बात करेंगे साइमा, इस पर भी कर लेंगे। अब इसको खत्म करते हैं जल्दी से, पहले उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्त्रियों की भागीदारी अभूतपूर्व रही। इससे पहले औरतें नहीं आ पा रही, क्यों, कैसे आएंगी? क्योंकि एक तो क्या है, एलीट औरतें हैं भाई, एलीट आदमी है तो एलीट औरतें, बिल्कुल एकदम हाई फाई, जैसा भी हमने बताया आपको कि कांग्रेस के अधिवेशन कैसे होते थे। बीएचयू को एनी बेसेंट से जोड़ दूंगा, तुम रुक जाओ भी, ठीक है ज्ञानेश? तो अभी क्या है, यहां पर औरतें पहली बार आ रही, लेकिन क्यों आ रही? क्योंकि गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम याद करो। अब गांधी जी क्या कह रहे हैं? सबको ये नहीं कह रहे हैं कि भैया आओ अंग्रेजों को भगाना है, ठीक है, बहुत से लोग आएंगे बहुत से नहीं आएंगे, लेकिन गांधी जी हर किसी को कुछ इमीडिएट पॉलिटिकल गोल दे रहे हैं। औरतें, शराब की दुकानों पर धरना देना, अंग्रेजी शराब की दुकानों पर धरना देना। नंबर टाइप कर रहा है, किस तरीके का नंबर टाइप कर रहा है? अपना मोबाइल नंबर टाइप कर रहा है? देखो भाई, ये सब मत करो। हमारी जो टीम है, हमारी टीम जो टेक्निकल टीम है, वो प्लीज देखे। और यहां पर नंबर एक्सचेंज करने का खेल शुरू हो गया ना एक बार, तब तो फिर समझ लो क्या ही होगा, ठीक है? इसलिए इसको तो रोकना है भाई। आकाश, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे यहाँ पे, गड़बड़, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पर नहीं देना है, ठीक? चलो वो देख लेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर देखो, मुझे पता नहीं, हो सकता है कि फिर वो ब्लॉक हो जाओ परमानेंटली, इसलिए आकाश ऐसा सब ना करो, पढ़ाई लिखाई करो यार यहाँ पे। चलो ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि औरतों को शराब की दुकानों पर धरना, इसलिए क्योंकि उनको रोज जो उनके यहाँ दारू पी करके आ जाता ना आदमी, तुरंत उनको लगा यार गांधी जी हमारी बात समझ रहे हैं, कांग्रेस हमारी बात समझ रही है कि हमको सबसे बड़ा कष्ट जो है वो अंग्रेजों से जो कष्ट है वो तो हमको पता भी नहीं चलता, ठीक है? अभी क्या है, हमारे घर में रोज जो हस्तक्षेप हो रहा, शराब की दुकानें बंद हो जाए, हमको बहुत सुकून मिलेगा। औरतें आ गई, गांधी जी ने कहा चरखा चलाओ, औरतें घर में चरखा ले आई हैं, सूत काट रही हैं, खाली बैठे। हमारे घर की औरतें बड़ी मेहनती होती, बैठी दिन भर सूत काट रही, सूत ले गई और खादी भंडार में बेच दिया, बेच करके 4 पैसे आए और साथ ही साथ में कपड़ा आया। औरतों का कनेक्ट हो गया क्या कि गांधी जी ने चरखा दे दिया, हम अपना कपड़ा खुद बना के पहनते हैं, और जो सूत काटते हैं वो क्या है,
हम बेच के कुछ पैसा कमाते हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे। चलो तुम लोग अब करो, तुम लोग उधर निपट लो, अब मैं खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। देखो 2-3 चारा बचता है टीचर के पास, मैं एक भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहता। 4-5 जो बच्चे अननेसेसरी जो चैटिंग करते हैं, मैं स्क्रीनशॉट जो है ना उनका अभी भिजवा करके उनको परमानेंटली ब्लॉक करवा सकता हूं, जो मैं करना नहीं चाहता हूं। मैंने बहुत शुरुआत से तुमसे कहा है, लेकिन एक टीचर को कभी कभी सख्त होना पड़ता है। कमेंट्स को इग्नोर नहीं करूंगा बेटा, मैं अननेसेसरी कमेंट्स जो है ना उसको तो मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करूंगा। पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात हो जाए कोई बात नहीं, अरे मैं सोच रहा हूं तुम्हें कुछ बता दूं कैसे कनेक्ट होता है, कैसे स्त्रियां आ रही है मूवमेंट में, मैं एकदम जान लगाए दे रहा हूं। कितनी तेज बोलना पड़ता है कभी कभी, अपनी एनर्जी को ना क्लास के अंदर इंगेज करना पड़ता है। धड़ 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 कमेंट बॉक्स चल रहा है, क्या चल रहा है कि कोई किसी को नंबर दे रहा है, ठीक है, वो मूर्खता चल रही है कि नंबर यहाँ पे शेयर हो रहा है। उसके बाद में कोई कह रहा है कि तुम बेवकूफ हो, तुम कह रहा है कि तुम चुप रहा करो, तुम आपस में झगड़े कर रहे हो। ऑफलाइन क्लास के अंदर ना अगर ये ऐसे बच्चे बैठे हो और 4-5 बच्चे अगर खड़े बैठ करके बात कर रहे हो, मैं सबको बाहर भगा दूंगा, सबको बाहर भगा दूंगा। मैं बहुत बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा हूं, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मेरा दिमाग होता क्या ना, मेरा पारा धीरे धीरे गर्म होता है और फिर थर्मामीटर फट जाता है, तुमको पता है, एक आध बार देखा है तुमने। तो मैं ज्यादा एंगेज नहीं करूंगा, एकदम कमेंट से तुम लोग एकदम उंगलियां हटा लो, पढ़ाई से संबंधित, क्लास से संबंधित, अपनी प्रॉब्लम से संबंधित जो टाइप करना करते रहो। ऐसा मत करो कि हर चीज पर तुमको बोलना है, वरना मैं अब फोटो खींच के अपनी ओर से बोल दूंगा कि भाई ये अननेसेसरी कमेंट जो आ रहे हैं ना इसको ब्लॉक करो, किसी को 24 घंटे, किसी को 36 घंटे, किसी को 48 घंटे और किसी को परमानेंटली। दैट इज ऑल, इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जा रहा हूं, वरना मेरा दिमाग जो है ना खराब हो जाएगा। चलो मैं तुमको क्या कह रहा हूं, चरखा आ गया, तो चरखा ने इमीडिएटली एक औरत को कुछ फायदे दिए, उसके अंदर एक स्वावलंबन आया, आत्मनिर्भरता आई। जब स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता आता है तो आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास आया तो वो राजनीतिक हो गई। तो औरतें पहली बार सड़क पर निकल के आ रही हैं कि भाई गांधी जी ने कोई आंदोलन छेड़ा है, गांधी जी हमको अपने आदमी लगते हैं, ठीक है ना, कि ये क्या कर रहे हैं, हमसे जुड़े मुद्दे खींच लाए, हमको कुछ ऐसा पकड़ा दिया गांधी जी ने। तो स्त्रियों का जुड़ाव इसलिए बहुत जबरदस्त है यहां पर, ठीक है। अब जरा सा देख लो, कुछ चीजें तुम्हें ऐसे हम दिखानी है कि आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग जगहों पर असहयोग आंदोलन किस किस तरीके से चल रहा है। जैसे हमने कहा ना कई सारे कानूनों का विरोध है, एक सवाल बन सकता है कि वन कानून का विरोध असहयोग आंदोलन में कहां की विशेषता रही। आंध्र प्रदेश, खूब जंगल कानूनों का विरोध होना शुरू हो गया, ठीक है। बिल्कुल शांत हो जाओ भाई, आज कम से कम हमको ना कोई कमेंट नहीं दिखे, पढ़ाई कर लो। वन कानूनों का विरोध आंध्र प्रदेश। दूसरा एक ऐसा महत्वपूर्ण आंदोलन, मैंने कहा सुधार आंदोलन, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन चल जाएगा महंतों के खिलाफ, असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन जाएगा। कहां, जाहिर सी बात है पंजाब। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, एका आंदोलन, एका आंदोलन, ठीक है। पहले अहिंसात्मक है और बाद में उसका नेतृत्व मदारी पासी के हाथ में आता है और यह एक हिंसक आंदोलन में तब्दील हो जाता है। एका आंदोलन जैसे हिंसक होता है दमन हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, अहिंसक आंदोलन है, अंग्रेज दमन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको समझना है ना कि गांधी जी की अहिंसा आखिर क्यों अंग्रेजों के लिए बहुत ही इस तरीके से हमारे कहते हैं गुड़ भरी हंसिया, न थूकने में न लीलने में, ना उसका अंग्रेज विरोध कर पा रहे हैं न समर्थन। जैसे ही मदारी पासी के नेतृत्व में एक आंदोलन हिंसक हुआ, दमन हो गया। रेलवे स्ट्राइक कहां हो रही है, और ये बंगाल में, और बंगाल की इस रेलवे स्ट्राइक में जेएम सेन गुप्ता उसको लीड कर रहे हैं और ये बंगाल कांग्रेस में एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो गांधी जी के सबसे विश्वस्त हैं, सबसे क्लोज हैं, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जेएम सेन गुप्ता बंगाल की कांग्रेस में हमेशा एक दूसरे के विरोध में रहते थे, तो ऐसे ध्यान रख लेना है। फिर क्या हुआ, हमने कहा कर ना चुकाने का आंदोलन कहां चल रहा है, बंगाल के मिदनापुर में, और आंध्र के गुंटूर जिले में एक जगह थी चिराला पिराला, नाम बड़ा बढ़िया इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे सवाल बन सकता है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में मिदनापुर और चिराला पिराला क्यों विख्यात हैं, यहां पर कर न चुकाने के आंदोलन चला दिए गए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। तो हमने ये देखा कि इस तरीके से बहुत जो महत्वपूर्ण आपको चीजें दिखाई दे रही हैं। बाकी आप जो है निश्चिंत रहिए कि असहयोग आंदोलन पर वही सवाल ज्यादा आएंगे, बाकी ये वन कानून और जो है अकाली आंदोलन वगैरह की बात हम लोग यहां पर अब करने जा ही रहे हैं। अब एक जो महत्वपूर्ण चीज आपके लिए यहां पर है वो है पंजाब। यहां क्या हुआ कि अंग्रेजों का विरोध यानी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन और समाज सुधार दोनों जुड़ गए आपस में, और
आज जो है ना अकाली दल आप लोग जानते हो ना, इसका भी इतिहास आजादी की लड़ाई के समय से महत्वपूर्ण रहा। अकाली आंदोलन इसी समय उभरा, यानी असहयोग आंदोलन के गर्भ से एक तरीके से कह सकते हैं अकाली आंदोलन का जन्म हो गया। यहां सब राष्ट्रवादी जाट किसान है, राष्ट्रवादी जाट किसान है, सिख है। और यहां पर एक टर्म आपको याद रखना है, उदासी महंत। उदासी महंत, उदासी महंत क्या होते थे? उदासी का मतलब वो उदास नहीं है, ऐसे बैठे रहते थे महंत, नहीं। उदासी महंत वो थे जो मुगलों से बचने के लिए, मुगलों का और सिखों का संघर्ष लगातार चला, तो पहचाने ना जाए इसके लिए मुगलों से बचने के लिए बाल और दाढ़ी कटा लेते थे ताकि सिख अलग से पहचान में ना आए। और यही लोग गुरुद्वारों में महंत, मुपला पे आएंगे बेटा, मुपला बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा रुको रुको कर लो इसको, कर लो, 1 मिनट कर लो, तभी आगे बढ़ेंगे। कर डालो। हो जाए तो बता देना, तब आगे बढ़े। डन हो गया। नहीं नहीं सर के भरोसे रहो, मुपला विद्रोह इंपॉर्टेंट, अभी आएंगे। तुम लोग आगे आगे चलते रहते हो तो, क्योंकि वो चीज आगे है, किसान किसान आंदोलन तो पढ़ेंगे ना अभी। अच्छा ठीक है, चलो ये लिख गया, अब आ जाओ। तो ये उदासी महंत आपको जानना जरूरी कि उदासी महंत कौन हुआ करते थे, जो मुगलों से बचने के लिए बाल दाढ़ी कटवा ली। अब इनको अंग्रेज जो है ना अपना बनाए थे पिट्ठू। उसकी वजह क्या थी कि भाई जैसे मान लो हमको मुसलमान अपना नेता, अगर धार्मिक नेतृत्व की बात करें, अगर कोई हम मान लो मुसलमान अपना नेता क्यों मानेंगे, कहेंगे अरे ना आप टोपी लगाते हो, ना आप दाढ़ी रखते हो, तो हम आपको कैसे, ना आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, तो आप क्या हुए, हमारे नेता कैसे हो सकते हो। वैसे हिंदू कहेंगे ना आप तिलक लगाते हो, ना आप शिखा रखते हो, ना आप जो है वेजिटेरियन हो, तो हम आपको अपना नेता कैसे माने। ऐसे सिखों में था कि भाई ना तुम दाढ़ी रखते हो, ना तुम पगड़ी पहनते हो, तो फिर हम तुमको अपना नेता कैसे माने। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि एक महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है कि सिखों के बीच में यह उदासी महंत लोकप्रिय नहीं है, तो अपनी गद्दी बचाने जो है कहां चले जाएंगे, अंग्रेजों के पास। तो गद्दी बचाने अंग्रेजों के पास चले गए, तो ब्रिटिश समर्थन से स्वर्ण मंदिर और अकाल तख्त पर इन्होंने कब्जा कर लिया, तो एक तरीके से सरकारी नियंत्रण में दे दिया। यहां से उभरता है अकाली आंदोलन। उसकी मांग क्या है, गुरुद्वारों का प्रबंधन स्थानीय भक्तों को दिया जाए और स्वर्ण मंदिर अंग्रेजी व उदासी महंतों के नियंत्रण से मुक्त हो जाए। ये 2 मुद्दे धर्म से जुड़े हुए अकाली आंदोलन ने उठाए। हमारे यहाँ क्या होता है कि अभी खिलाफत हुआ तो मुसलमानों का एक मुद्दा आया और खिलाफत हुआ, दूसरी तरफ सिखों का एक मुद्दा है तो पंजाब के अंदर पूरा अकाली आंदोलन उभरेगा, बहुत शक्तिशाली धार्मिक मुद्दा है। धार्मिक मुद्दे उस समय एक जो है ना मोबिलाइजिंग टेक्निक के तौर पे देखे जाते थे कि लोगों को अपने से जोड़ना है तो आपको क्या करना है, क्या मोबिलाइज कर दीजिए, धर्म के नाम पर मोबिलाइज कर लीजिए और उनके बाद में उनको अंग्रेजों से भी लड़ा लेंगे। तो ये आपको दूसरा एग्जांपल दिख रहा है जहां धर्म से जुड़ा कोई मुद्दा असहयोग आंदोलन का इतना बड़ा आंदोलन बन जाता है, सरकार यहां पर झुक जाती है, क्योंकि सिख जो है अकाली आंदोलन से जुड़ते हैं और असहयोग आंदोलन रहा है। चल स्वर्ण मंदिर प्रबंधन से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सरकार ने कहा कि नहीं अब आप लोग देखिए, और यहीं पर बना दी गई शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी SGPG, और राजनीति के लिए एक दल का गठन हो गया जो था अकाली दल। ठीक है, अब जरा इसको देखो, फिर एक आंदोलन और देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कर डालो फिर आगे बढ़े। एका का मतलब बेटा एकता, ठीक है, इसको कर लो फिर मुझे बता। हो गया, डन। चल अब देखो एक महत्वपूर्ण आंदोलन इसी से जुड़ा हुआ, ननकाना साहिब आज कहां स्थित है, पंजाब में, ठीक है, और पाकिस्तानी पंजाब में। गुरु नानक साहब का जन्म स्थल है ये ननकाना साहिब। ठीक है, तो एक तो यही बात हो सकती है कि जन्म स्थल कौन है, ज्यादातर लोग स्वर्ण मंदिर लगा के चले आएंगे, बिहार के कहेंगे नहीं सर पटना साहिब है, लेकिन यहाँ ननकाना साहिब है। अब नेता कौन है, करतार सिंह झब्बर, ठीक है, कुछ नाम बड़े जबरदस्त है वहां के। करतार सिंह झब्बर, करतार सिंह झब्बर थे अकाली नेता, महंत ने गुंडों से करवा दिया हमला, और जहां पर ये मीटिंग चल रही थी इतना बुरा हमला कराया कि ननकाना साहिब सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। तुरंत अकाली दल और असहयोग आंदोलन एक साथ जुड़ गए, 100 अकालियों की हत्या कर दी। तो यहां पर सरकार को फिर से झुका दिया, और तोशा खाना, ठीक है, तोशा खाना जो है उसकी चाबियां बाबा खड़क सिंह को दे दी गई। बाबा खड़क सिंह कौन है, अकाली नेता है, और तोशा खाना क्या है, एक तरीके से गर्भगृह, गर्भगृह यहां पर
कि एक तरीके से हम मान सकते हैं कि जो एक आप गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं ना, जहां पर गुरु ग्रंथ साहब रखकर ग्रंथी बैठे रहते हैं, वो पूरा जो है ना इलाका, उसकी चाबियां बाबा खड़क सिंह को दे दी गई। और बाबा खड़क सिंह जो अकाली आंदोलन से जुड़े थे, उन्हीं को बना दिया गया शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का अध्यक्ष। आंदोलन 1921 जिस समय वो चल रहा था। इसी तरीके से एक और प्रसिद्ध आंदोलन है जिसको कहते हैं गुरु का बाग सत्याग्रह, ये भी 1922 में हो रहा है। नाभा के महाराजा के समर्थन में एक जैतू मोर्चा, नाभा मोर्चा, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, इससे ज्यादा इसको नहीं पढ़ना। आखिरकार क्या होता है कि 1925 में जो है सिखों की पूरी निर्वाचित समिति बनाकर सारा का सारा प्रबंधन स्वर्ण मंदिर से लेकर गुरुद्वारों तक का सौंप दिया गया सिखों को। इसको जरा लिख लो, आगे बढ़े। कि आंदोलन अभी तक शहरों में चल रहा है। हमने देखे ये आंदोलन जिसमें शहर और गांव की दूरी मिट गई है। अब हम जा रहे हैं कुछ ग्रामीण विस्तार के आंदोलनों को देखने के लिए। डालो इसको जल्दी से। ग्रामीण विस्तार महत्वपूर्ण चीज आ गई, गांवों की तरफ विस्तार। अब हमने क्या कहा आपको, एक आंदोलन हमने देखा, उसी तरीके से यहां पर जो है किसान सभाओं का गठन कर रहे हैं बाबा रामचंद्र, बहुत महत्वपूर्ण किसान नेता है। तो ये सारे किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में जो हो रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं बाबा रामचंद्र की दखलंदाजी है, उनका नेतृत्व है। तो एक आंदोलन में भी ये क्या थे, बाबा रामचंद्र के बारे में एक फैक्ट समझ लो। फिजी में अप्रवासी मजदूर थे। अप्रवासी मजदूर हमने देखे ना, कौन थे, गिरमिटिया। तो बाबा रामचंद्र फिजी में जाके गिरमिटिया रहे थे। तो वापस जब आए तो पढ़े लिखे हैं, विदेशों में रहे हैं, तो वहां पर इन्होंने किसान सभाओं का गठन किया। और वो किसान सभाओं में ये गए और कई नेताओं से इन्होंने अपील की कि आप हमारे यहाँ आइए और हमसे जुड़िए, मतलब हमारे आंदोलन को नेतृत्व दीजिए। ऐसे ही वो मोतीलाल नेहरू से आग्रह करने पहुंच गए आनंद भवन। तो नेहरू जी ने कहा अकाली दल एक पार्टी बनी बेटा, जो सिखों की जो धार्मिक हित थे उनकी रक्षा के लिए बनी थी, ठीक है ना। जैसे राम मंदिर में गर्भगृह, मतलब मंदिर का या गुरुद्वारे का जो है जो सबसे महत्वपूर्ण या पवित्र स्थल माना जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर बाबा रामचंद्र गए मोतीलाल नेहरू को बुलाने आनंद भवन। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा हम कहां किसानों के काम में जाएंगे। नेहरू ने कहा कि नहीं हम चलेंगे, जवाहरलाल नेहरू, और उनके साथ पहुंच गए बाबा रामचंद्र के साथ। और ये प्रतापगढ़ दिन भर घूमते थे। जब नेहरू लौट के आए, तो जिसको टाइनिंग बोलते हो आजकल तुम लोग, कि गोरे चिट्टे हो, धूप में ज्यादा रह लिया तो वैसे ही रंग काला हो गया, ठीक है। तुमने गाना भी सुना होगा कि वो, हालांकि वो रूप की रानी के लिए है, लेकिन नेहरू रूप के राजा अगर है तो ऐसे समझ लो कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी, कहीं गोरा रंग काला ना पड़ जाए। ये गाना इसीलिए बना कि धूप में ज्यादा निकलोगे तो टाइनिंग हो जाएगी। तो नेहरू धूप में बहुत चल लिए, किसानों के बीच गांव गांव घूमे, गर्मी के दिनों में घूमे, तो जब लौट के आया आनंद भवन तो करिया हो गए थे भैया, ठीक है ना। टाइनिंग उनके भयानक वाली हो गई थी। चलो, इसी तरीके से बिजौलिया आंदोलन राजस्थान, बिजौलिया आंदोलन का सीधा सीधा संबंध ऐसे रखो। असहयोग आंदोलन में हमने कहा आदिवासियों की भी भागीदारी है। तो भील आंदोलन कहां पर हुआ, असहयोग आंदोलन के समय में राजस्थान में। नेता कौन है, मोतीलाल तेजावत। इतनी गहराई में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर रहना है। भील आंदोलन राजस्थान, असहयोग आंदोलन। बिजौलिया आंदोलन राजस्थान, असहयोग आंदोलन। अब आ जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन जिससे सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है, मोपिला विद्रोह, या कहीं कहीं पर इसको मोपला विद्रोह भी लिखते हैं, ठीक है। 1921 ये पहली बार नहीं हुआ था कि मोपिला कोई विद्रोह कर रहे हैं, ये बार बार विद्रोह करते रहते थे। कहां, मलाबार। मलाबार हमने आपको पहले बताया है केरल है कौन मोपिला। दरअसल 7वीं सदी में जो अरबी व्यापारी, हम लोगों ने बहुत शुरुआत में पढ़ा था ना, ठीक है ना, अरबी व्यापारी। तो 7वीं सदी में भारत में जो बसे अरबी व्यापारी हैं, वो अरबी व्यापारी मुस्लिम हैं, और धीरे धीरे वो आकर के यहीं पे भारत में हो जाते सेटल। जब सेटल हो जाते हैं तो भैया आए थे पुरुष, यहां आके सेटल हुए, तो यहां की महिलाओं से कर लिया विवाह, और जहां विवाह किया तो बन गए मलाबार तट के लोगों के दामाद। और मलयाली में मोपिला का मतलब होता है दामाद, तो मोपिला है मलाबार के लोगों के दामाद जी, ठीक है। और है कौन, अरबी मुस्लिम है। अब ये आकर यहां बस गए। मुश्किल इसकी क्या है कि यहां पर किसान हो गए मोपिला, ये हो गए किसान। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है आपको याद रखना है, वो है जन्मी। और जन्मी कौन है, वो है जमींदार। अब देखना इक्वेशन यहीं पर है, किसान है मुस्लिम और जमींदार है हिंदू। जमींदार शोषण करने वाले, शोषण किसका है, किसानों का। तुमको याद होगा टीपू सुल्तान ने जमींदारों को भगा दिया था, जमींदारी प्रथा खत्म कर दी थी और स्टेट टैक्स वसूलने लग गया था, क्योंकि उसने जागीरदारी प्रथा भी खत्म कर दी। जागीरदारी खत्म कर दी तो जमींदारी खत्म कर दी, क्योंकि वो दुनिया देख रहा था। तो उसी समय क्या हुआ कि जो मैसूर का राज्य था वहां से ये भगा दिए गए। इनके जमीन पर जो भू अधिकार थे वो हो गए समाप्त। अब कहो यार हिंदू थे, इनके संग बड़ा टीपू ने गलत किया। जमींदार थे, हिंदू चाहे मुसलमान हो, उत्तर भारत में सब मुसलमान जो है जमींदार है। कांग्रेस ने उनको भी लात मार दिया आगे चल के, तभी जाके वो सारे जमींदारों ने कहा कि हम पाकिस्तान बना लेंगे, जमींदारी तो बची रहेगी। ये जमींदार है। तो टीपू के समय में उनके भू अधिकार समाप्त हो गए। अंग्रेज जब आए, उनको जमींदार चाहिए था ना, उनको कोई बिचौलिया चाहिए था ना टैक्स लेने के लिए। हमने पढ़ा है उनका पूरा भू राजस्व का सिस्टम। उस भू राजस्व के सिस्टम में अंग्रेजों ने जन्मियों को वापस लाकर स्टैब्लिश कर दिया। जाहिर सी बात है, मुपिलाओं ने कहा कि हम अब जमींदारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुपिला है मुस्लिम। वारिया मकुन्ना तकुन्या अहमद हाजी, ठीक है ना। तुम लोग साउथ इंडियन एक्सेंट जो है हिंदी पिक्चरों से सीखते हो, और नाम जो है ऐसे ले सकते हो। कुंजा अहमद हाजी नाम याद रखो,
या कुछ भी याद ना रखो, तब भी पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा कि ये कोई ऐसा नाम है जो याद नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, इनके नेतृत्व में हो गया सशस्त्र विद्रोह। अब देखो यहां पर ये हमने 3-4 मतलब आंदोलन देख लिए कि जो महत्वपूर्ण है। मोपिलाओं का भी एक आंदोलन हम लोगों ने देख लिया। मोपिलाओं के संग एक समस्या क्या हुई कि ये हिंदुओं के खिलाफ होते होते, ये जो है मतलब जमींदारों के खिलाफ होते होते हिंदुओं के विरुद्ध धीरे धीरे जिहाद बन गया। होता क्या ना, ये जो कंजर्वेटिव रूढ़िवादी लोग होते हैं, धार्मिक होना अच्छा है, ठीक है, वो धार्मिक हो सकता है, पढ़ा लिखा भी है, तो वो कहेगा कि सब धर्मों की एकता है, सब धर्म एक जैसे। लेकिन अगर कोई थोड़ा कम दिमाग का, औसत दिमाग का आदमी ज्यादा धार्मिक हो जाता है ना, वो कबाड़ा कर देता है। मोपिलाओं के साथ यही हुआ, हिंदू है, जमींदार है, तो धीरे धीरे जमींदारों से लड़ते लड़ते हिंदुओं से लड़ने लग गए। ठीक है, और ये जिहाद में जब बदला तो एक तरीके से ये सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। तो अंग्रेजों के खिलाफ तो ये लड़ रहा था, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते ये हिंदुओं के खिलाफ भी लड़ने लग गया। तो मोपिला विद्रोह गया अपनी राह से फिसल। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है, अंग्रेजों ने अपनी सेना में एक समय के बाद बहुत मुसलमान भर्ती कर लिए। क्यों? क्योंकि मुसलमान 1857 के बाद शांत है। तो जिन्ना ने कहा कि अब मुसलमान सेना में भर्ती ना हो। ठीक है, कांग्रेस ने, गांधी जी ने कहा कि अब हम आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं, प्रांतों को नागरिक अवज्ञा की अनुमति है। नागरिक अवज्ञा कह दिया था ना, साल भर में स्वराज नहीं मिलेगा तो हम अगले चरण में चले जाएंगे, नागरिक अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। तो उन्होंने कहा भी केंद्र से नहीं छेड़ेंगे, पूरे भारत में नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर कोई एक प्रांत ये समझता है कि अब उसको कानून तोड़ना चाहिए तो वो चला जाए। ठीक है, वो चला जाए और प्रांतीय कांग्रेस नागरिक अवज्ञा को शुरू कर दे। अब यहां हो गया भैया भयानक दमन, जैसे हुआ कि तुम कानून तोड़ के उग्र हो रहा है मामला। ठीक है, 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कह दिया कि हमारे बहुत लोग पकड़ लिए गए हैं, अगर आपने इनको रिहा नहीं किया तो हम क्या करेंगे, नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। और गांधी जी ने बारदोली से इसकी कह दी कि शुरुआत करो भाई। ठीक है, बारदोली यानी गुजरात से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। अंग्रेजों ने जाहिर सी बात है दमन किया। अब दमन किया, उसी के बीच में हो गया चौरी चौरा कांड। कब हुआ? 5 फरवरी 1922। क्या हुआ? 22 पुलिस वालों की थाने में आग लगाकर हत्या कर दी। अब भैया जुलूस जा रहा है, अहिंसक लोग हैं, लेकिन नए नए अहिंसक हुए ना गांधी जी के साथ, भीड़ जा रही, पुलिस वाले हैं, और ये भारतीय हैं, पुलिस वाले पीछे कोई रह गया, उसको पकड़ा उन्होंने पुलिस वालों ने, क्योंकि भीड़ बहुत थी, तो भीड़ से तो नहीं बोले, उसको पकड़ लिया कि इच्छा है बेटा, गांधी टोपी लगाए टहल है, खद्दर वद्दर पहनो, अंग्रेजों भगाओ के मार दमादम 2-4 मुक्का मार दी। वो कुछ चीखा चिल्लाया, तो जो सबसे पीछे लोग थे उन्होंने देख लिया, उन्होंने देखा तो हल्ला मच गया कि हमारे आदमी को पुलिस ने मारा। वो लौट के आए और पूरा थाना लिया घेर। अब उसमें जोश जोश में कि इन्होंने मारा कैसे, ये कैसे, वो कैसे, दरवाजा बाहर से कर लिया बंद और छिड़का मिट्टी तेल डाल दिया आगे। अब जब ओम फट स्वाहा, 22 पुलिस वाले स्वर्ग से धार गए। 225 लोगों पर तत्क्षण मुकदमा चला, कट कट 172 लोगों को दे दी गई फांसी, 172 लोगों को फांसी पे चढ़ा देंगे। 22 पुलिस वालों का बदला 172 लोगों से, ये प्लान बन गया। ठीक है, मुकदमा। उसके बाद आखिरकार 19 लोगों को ही फांसी पर चढ़ाया गया। ये मुकदमा कहां चला? गोरखपुर में, क्योंकि चौरी चौरा कहां है? गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर को सब जान रहे हैं आप। ठीक है, और यहां ये मुकदमे में कांग्रेस की ओर से जो नेतृत्व किया, इस पर सवाल तुम्हारे यहां आ गया। थोड़ा सा यूपीएससी उस सवाल को गलत फ्रेम की है, उतना गलत भी नहीं की है, लेकिन हाँ उसने इशारे में एक बात कह दी, मदन मोहन मालवीय दरअसल इस मुकदमे में सहायता दे रहे हैं, लेकिन इसका नेतृत्व कर रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत, ये कांग्रेस के एक नेता है, यूपी कांग्रेस के बहुत बड़े, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और उनके सहयोगी हैं कृष्णकांत मालवीय। और कृष्णकांत मालवीय कौन है? मदन मोहन मालवीय के बेटे हैं, के मालवीय। तो यूपीएससी ने क्या किया, केवल लिख दिया कृष्णकांत, मालवीय नहीं लिखा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय एवं कृष्णकांत लिख दिया, वही सही जवाब था। ठीक है, तो ये हुआ, सरकार की ओर से वकील है रेडफोर्ड, मुकदमा लड़ा गया, 19 लोगों को फांसी की सजा दे दी गई, और 12 फरवरी को आखिरकार गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों? गांधी जी समझ गए कि हिंसा हो गई है, और जब हिंसा हो गई है तो अंग्रेज अब हिंसा करने के लिए अधिकृत है। ठीक है ना, अधिकृत है। और यहां पर गांधी जी समझ गए कि दमन बहुत भयानक होगा। गांधी जी ने जैसे आंदोलन वापस लिया, थोड़े समय बाद गांधी जी को कर लिया गिरफ्तार, 6 साल की सजा दी। हालांकि फरवरी 24 में फिर रिहाई हो गई, तबीयत उनकी जेल में काफी खराब हो गई थी। फिर वही हुआ, आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया। नई पीढ़ी के जो नेता है, कुछ पुरानी पीढ़ी के नेता, उन्होंने कहा यार ये गांधी जी ना कुछ समझ में नहीं आता, अच्छा वाला आंदोलन चल रहा था, छोटी सी एक घटना उत्तर प्रदेश में हो गई, आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन गांधी जी ये मान रहे थे कि लोग अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं है, स्वराज के लिए तैयार नहीं, और वो ये समझ रहे थे कि अंग्रेज जब जो दमन करेंगे ना तो 25-30 साल उजाड़ देंगे महफिल। इसकी वजह से उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। जिन लोगों ने आलोचना की, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अली बंधु, इन लोगों ने बड़ी आलोचना की, और ये जो है आलोचना के बाद कई लोग तो गांधी जी से थोड़ा दूर भी चले गए, जैसे विट्ठल भाई पटेल वगैरह, उनके आलोचक बने रहे लगातार, उनका नाम यहाँ पर नहीं रखना है। अब यहाँ क्या हो गया, हमने आपको बताया था कि नवंबर 22 में कमाल पाशा ने तुर्की में क्रांति कर दी, तो खिलाफत का मुद्दा पहले ही समाप्त हो चुका था। असहयोग जो है चौरी चौरा के साथ समाप्त हो गया, और कहानी असहयोग आंदोलन की यहां पर हो जाती है समाप्त। ठीक है ना, आप देखो असहयोग आंदोलन तो हो गया, सवाल हमको 2 लेने थे, एक सवाल ज्ञानेश भी कह रहा था, लेकिन इसको खत्म करते करते अभी जो है गड़बड़ हो गई, टाइम हो गया ज्यादा, तो अब हम लोग आज खत्म करेंगे, और
कुछ सवाल हम जहां मौका मिलेगा ले लेंगे, वरना हम लोगों ने कहा है कि एक आध दिन हफ्ते में किसी भी एक दिन हम लोग क्वेश्चन आर जरूर अपना किया करेंगे, आधा घंटा 20 मिनट बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है। चलो।